नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएम क्लासेस प्रयागराज में। मेरा नाम है शिवम और आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की मैथ का पूरा रिवीजन करवाने वाला हूँ। हमने टारगेट रखा है कि 14 दिन के अंदर आपके 14 पार्ट का पूरा रिवीजन करवा दिया जाएगा, जिसके लिए आपको हमारे चैनल पीएम क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि हम जब भी किसी भी चैप्टर की वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले आए। हम जितने भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए गए हैं उसको क्रम वाइज रिवीजन करने वाले हैं। आज का जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। ठीक, आज डे 1 है और डे 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले वास्तविक संख्याएं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम समय में आपका पूरा रिवीजन करवा दूं। एक एक सवालों को मैं देखूंगा, कोई भी सवाल छूटने वाली नहीं है और बहुत ही फास्ट वे में लगभग आधे घंटे या फिर 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे में एक चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, कुछ थियरी सेशन है। जैसे वास्तविक संख्याओं का मैंने ये जो आपकी एनसीईआरटी वाली बुक है वही बुक मैंने यहाँ पर ली हुई है। तो इसमें कुछ थियरी सेशन है। थियरी सेशन आपने पढ़ा होगा, बस आपको रिवीजन की आवश्यकता है। जो इम्पोर्टेंट होगा, जो कि सवालों के लिए बहुत ज़रूरी थियरी होगी, उसको हम लोग कवर करेंगे। जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम लोग इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ऐसी कोई थियरी हमको लगती नहीं है जिसको आपको पढ़ाया जाए, तो आगे चलते हैं। चलिए, ये एक इम्पॉर्टेंट थियरी हो सकती है। थियरी क्या? एक कंसेप्ट है। जैसे हम कोई भी संख्याओं का गुणनखंड करते हैं तो कई तरीक़ों से किया जाता है। एक तरीका तो ये है जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका हम लोग पुराना वाला अपना कुछ ऐसे भाग दे के जो निकालते थे, ये वाला तरीका है। ठीक है, इस तरीके से। तो दो तरीके से हम क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। तो इसको, जो ये वाला तरीका है, इसको बोला जाता है वृक्षारेख। क्या बोला जाता है? वृक्षारेख। ये वृक्षारेख है, ठीक है ना। मतलब ये इसकी जो आकृति है ये वृक्ष की जैसी है, इसके लिए इसको वृक्षारेख या शाखाओं वाला गुणनखंड इस प्रकार से नाम देते हैं। फिलहाल इसके नाम से हमको कोई लेना देना नहीं है, कंसेप्ट यही है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है विशेष। ठीक, यहाँ से आपके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको आप आराम से देख लीजिएगा, आपके पास बुक होगी। उदाहरण को हम लोग कवर इसमें नहीं करेंगे, केवल प्रश्नावली को कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्नावली 1.1, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये इस तरीके से वृक्षारेख बना सकते हैं, ठीक है, सॉरी, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? वृक्षारेख बना सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि जैसे आप पहले पुराने समय में या बचपन में आप करते आए थे, उस तरीके से आप कुछ इस प्रकार से खंड इसका कर सकते हैं, जैसे आपको सरल लगे। तो चूंकि टाइम कम लगे, आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, तो इसलिए मैंने सारे सवालों का कंसेप्ट पहले से ही, सारे सवालों का सोल्यूशन पहले से ही लिख लिया है। तो आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से मैंने उनको समझाने की कोशिश किया है। हालांकि ये सवालें हैं भी काफ़ी सरल। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं 140। ठीक है ना, जो पहला क्वेश्चन है आपका क्या है? 140 को आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, 140 को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वृक्षारेख से सॉल्व करेंगे इसको। तो हम कुछ इसको दो भागों में से डिवाइड करते हैं। देखिए, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, हमको पता है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं होती हैं, वो संख्या 2 से विभाजित होती है। इसके लास्ट में 0 है तो ये जाहिर सी बात है 2 से विभाजित होने वाला है। अगर हम इसको 2 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 सते 14, 7 और 0। फिर इसको फिर हम ऐसे ही दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसको अगर फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 35 दूना 70। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसके लास्ट में 5 है तो या तो ये 5 से डिवाइड होगा, और अगर इन संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होता है तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो सकती है। लेकिन 5 3 8 होता है और 3 के टेबल में 8 नहीं आता, इस वजह से ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसको 5 से डिवाइड करना है। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सते 35। अब 7 का कोई अभाज्य गुणनखंड, सॉरी भाज्य गुणनखंड नहीं, मतलब 7 जो है वो भाज्य नहीं है बल्कि क्या है? अभाज्य है। अतः हम बोल सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड। अब
अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो चुके हैं 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ये क्या है? 140 के अभाज्य गुणनखंड है। एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड होता है जो कि सब में होता है और उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये पहला तरीका रहा। दूसरा तरीका, जिनको ये समझ में ना आता हो वो अपना 140 को ऐसे लिखेंगे 140 और ऐसे एक सीधी सी लाइन खींच देंगे और यहाँ पर इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 ऐसे, फिर इसको खींचेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 और लास्ट में 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1, है ना। तो इसके भी वही गुणनखंड मिलेंगे 5 गुणित 7, ठीक है ना। 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 यही मिलेंगे। अब इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार है तो इसकी पावर 2 इंटू 5 अकेला है तो इसकी पावर कुछ भी नहीं, और 7 अकेला है तो इसकी भी पावर कुछ भी नहीं। तो चाहे तो हम ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। पहली सवाल मैंने बताई है, बाकी दूसरी तीसरी चौथी और ये पाँचवीं, इन सवालों को मैंने सॉल्व करके नीचे रख दिया है, ध्यान से देखिए आप। जैसे दूसरे सवाल में क्या है आपका 156 को मैंने यहाँ पर लिया है, चूँकि ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होने के बाद ये कितना आएगा 78, और ये 78 भी 2 से डिवाइड होगा और डिवाइड होकर कितना आएगा 39, ठीक है ना 39। अब ये 39 जो है ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करने पर कितना आ गया 13, और ये 13 अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये एक अभाज्य संख्या है। तो अगर ये अभाज्य संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इसको कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 2 आपका 2 बार है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 आपका 1 बार है तो 3 और 13 1 बार है तो 13। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखते हैं तीसरा सवाल क्या है? 3825 को हमको अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त करना है। सबसे पहले देखते हैं ये 2 से डिवाइड होगा तो नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो 3 से देखते हैं, तो देखिए 8 2 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 जो है वो आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, इस वजह से पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 कम 3, ठीक, फिर 3 दूना 6, 2 बचेगा, फिर 12 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 22 हो जाएगा, 3 सते 21, कितना बचा 1, 15 हो गया, 3 5 15, तो कितना आया 1275। अब ये 1275 फिर 3 से डिवाइड होगा, क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि देखिए 7 2 9, 1 10, 10 5 15, 15 3 के टेबल में आता है। अगर 15 3 के टेबल में आता है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। हमने 3 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15, ये डिवाइड हो गया। फिर ऐसे इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 3 से अब नहीं होगा, तो 5 से डिवाइड करने पर 85, और 85 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 17। अर्थात अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। इसको कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 और फिर 17, ठीक है ना। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। अगला है 5005, ठीक है ना। 5005 को भी हम अभाज्य गुणनखंड में डिवाइड करेंगे, लास्ट में 5 है और 5 5 10 होता है, 10 3 की संख्या से डिवाइड नहीं होता, तो 3 से नहीं होगा बल्कि किससे होगा 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 कम 5, डबल जीरो है तो डबल जीरो, और 5 1 कम 5, कितना आ गया 1001। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 143, ठीक है। अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये किससे डिवाइड होगा 13 से या फिर 11 से, तो छोटी संख्या 11 है तो 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर देखें तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। अब इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, 5 2 बार है तो लिख देंगे 5 की पावर 2 इंटू 7 अकेला है, 5 2 बार नहीं है, एक सेकेंड, 5 2 बार नहीं है, 5 1 बार है, ठीक है, 5 1 बार है, तो यहाँ हम केवल 5 लिखेंगे, है ना। 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, तो ये आपका फाइनल आंसर क्या होगा 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया चौथी सवाल हो गई। अब बात करते हैं पाँचवीं की। पाँचवीं थोड़ा सा
अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि ये छोटी मोटी संख्याओं से नहीं कट रही है, डायरेक्ट 17 से कट रही है, और यहाँ तक सोचना थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है आपके लिए। इस वजह से ध्यान से देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 या 10 11 12 15 16 इन सब से नहीं कटने वाली है। किससे कटेगी? सबसे पहले 17 से कटेगी। अगर हम इसको 17 से काटेंगे कितना आएगा? 437। अब इस 437 को अगर ध्यान से देखें तो ये किससे कटेगा? 19 या 23 से। तो छोटी संख्या 19 है तो 19 से डिवाइड करते हैं, कितनी आ जाती है? 23। अर्थात इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 17 गुणित 19 गुणित 23। ठीक है ना? ये इसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी ये जो पहली सवाल थी ये क्या हो गई? सॉल्व। अब बात करते हैं अगली सवाल की। ठीक, तो दूसरी सवाल यहाँ पर दी गई है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए यदि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए। क्या जांच करना है? कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम होता है। ठीक है ना? चलिए, ये थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट है। सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर सवाल लगाएंगे। ठीक, चलिए, क्या लिखा गया है? दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। हाँ, तो ये बात सही है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, मान लीजिए पहली संख्या को हम मान लेते हैं पी एक्स। ठीक है ना? पहली संख्या क्या हो गई? पी एक्स, और दूसरी संख्या क्या हो गई? क्यू एक्स हो गई, मान लेते हैं। ठीक, तो इन दोनों का जो गुणनफल हमको मिलेगा ना, अगर हम इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनके जो एचसीएफ निकाले गए हैं अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इनके जो एलसीएम निकाले गए हैं अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको जो ये पहली सवाल दी गई है, ठीक है ना, पहली सवाल क्या है? पहली सवाल है 26 और 91। ठीक है ना? इनके क्या करने हैं? एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेने हैं। संख्याएं तो हमको पता है, ठीक है, हम क्या करते हैं? इनके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 26 और 91 का एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, है ना? अगर गुणनखंड हमको मिल जाएंगे तो हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो सबसे पहले 26 को पकड़ते हैं। अगर हम 26 के गुणनखंड निकालने जाएंगे, 26 के गुणनखंड निकालने जाएंगे तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा, कितना बनेगा? बचेगा 13। ठीक है ना? और इसी प्रकार अगर हम 91 का निकालने जाएंगे गुणनखंड तो ये किससे डिवाइड होगा? तो ये होगा 7 से। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 13, क्योंकि 13 सत्ते 91 होता है ना? तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब अगर हम बात करते हैं कि इन सबके एचसीएफ क्या होंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने बहुत बार निकाला होगा, जो कॉमन होता है वही क्या होता है? एचसीएफ होता है, अर्थात एक ऐसा टर्म जो कि दोनों में हो। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमको 13 मिलेगा और यहाँ पर भी हमको 13 मिलेगा, है ना? और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि ऊपर भी हो नीचे भी हो, मतलब 26 में भी हो और 91 में भी हो। तो 13 आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अब इसी प्रकार हम एलसीएम की अगर बात करते हैं, एलसीएम इसका कितना आने वाला है? ध्यान से देखिएगा, इसमें एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन है वो तो लिखा जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी इसमें लिख दिया जाता है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखेंगे कॉमन क्या नहीं है। तो कॉमन देखिए, ऊपर वाले में 2 है लेकिन नीचे वाले में 2 नहीं है, अर्थात 2 एक अकॉमन संख्या है, मतलब कॉमन नहीं है। ठीक है ना? उभयनिष्ठ नहीं है। और दूसरा क्या है? 7, तो 7 को भी लिख लेते हैं। ठीक, ये 7। और 13 क्या है? 13 दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक, तो पूरा का पूरा क्या आ गया? 2 गुणित 7 गुणित 13। अब 2 7 और 13 इनका क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो 2 7 और 13 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 182। ठीक है ना? कितना होता है? 182। ठीक, तो हमको इसका एचसीएफ मालूम हो गया है और हमको इसका एलसीएम भी मालूम चल गया है। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं? इस सूत्र को देखते हैं। सूत्र में क्या कहा गया है? सूत्र में बोला गया है कि पहली संख्या का गुणनफल और दूसरी संख्या का जो है गुणनफल क्यू एक्स, ठीक है ना, ये जो है वो एच सी एफ इंटू
एलसीएम के बराबर है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं, पहली संख्या क्या थी 26, दूसरी संख्या क्या थी 91 91। एचसीएफ कितना है अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 13 और एलसीएम कितना है 182। ठीक है ना। चलिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 26 और 91 इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, तो आप बाहर से करके देख लीजिएगा, इनका मल्टीप्लाई होता है 2366। ठीक है। इसी प्रकार 13 और 182 इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, तो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कितना होता है 2366, है ना। अर्थात LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अर्थात ये प्रूफ हो गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है। तो आप यहाँ हिंदी में लिख देंगे, यह सिद्ध होता है कि जो यहाँ पर ये बात लिखी गई इस पूरे को आपको यहाँ पर एज इट इज लिख देना है। ठीक है ना। क्या लिख देना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक। तो ये आपकी पहली सवाल सॉल्व। अब इसी प्रकार जो दूसरी सवाल है वो क्या है 510 और 92, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो 510 और 92 इसको आपका टाइम ज़्यादा ना लगे तो मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। और अगर कोई समस्या आपको लगती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, एक एक स्टेप को मैंने भली भांति समझाया हुआ है, जो मैंने लिखा हुआ है किया हुआ है उसको बगल में मैंने कोष्टक में लिखा भी है, आप ध्यान से इसको देख लेंगे। और दोनों पक्ष यहाँ पर क्या है बराबर है, LHS बराबर RHS यहाँ पर भी आ रहा है। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा 46920, और इधर भी LCM और CF का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा 46920। तो ये बात क्या हो जाती है प्रूफ हो जाती है। तो दो क्वेश्चन हो गए। चलिए अब आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन था 336 और 54। इसका भी हमको क्या करना था, सबसे पहले इनके खंड निकालने हैं दोनों के, फिर इनका HCF निकालना है और LCM निकालना है। फिर जो हमको सूत्र दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात PX, ठीक है ना, PX और QX, ठीक है ना, ये किसके बराबर होंगे HCF इंटू LCM के। तो इसको भी हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। और जो सवाल है यहाँ पर PX की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर QX की वैल्यू रख देते हैं, HCF और LCM सबको रख देते हैं। कितना आता है 18144, यहाँ भी 18144, अर्थात इसके भी दोनों पक्ष प्रूफ हो गए। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। तो नेक्स्ट सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणनखंडों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है ना। देखिए दो प्रकार की विधियां होती हैं गुणनखंड निकालने की। एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि जो कि हम अभी तक निकालते हुए चले आ रहे हैं, और दूसरा होता है भाग विधि जो कि आप बचपन में किया करते थे। अब यहाँ पर आपको भाग विधि का प्रयोग नहीं करना है बल्कि किसका करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि का। ठीक है ना। तो पहली सवाल हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, फिर दूसरी तीसरी आप देख लेंगे। ठीक है, 12, 15 और 21। ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको यहाँ हिंदी में लिख देना है। देखिए आप सवाल लगाते समय हिंदी लिखने में कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे। आप जितनी अच्छी हिंदी लिखेंगे, एक एक टर्म को एक्सप्लेन करके लिखेंगे, एक एक पद को एक्सप्लेन करेंगे, उतने अच्छे आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो 12 का जब हम भाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होने के बाद कितना बचेगा 6, 6 को भी 2 से और 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 2 और 3 क्या हो गया इसका खंड 2 गुणित 2 गुणित 3। इसी प्रकार अगर हम 15 को देखते हैं तो 15 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 से डिवाइड होगा कितनी बार जाएगा 5 बार। इसी प्रकार हम इसको 21 को देखते हैं तो 21 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा 3 से और 7 से। ठीक है ना, 3 से 21, तो हमको इसके अभाज्य गुणनखंड मिल गए। अब इसके क्या करने हैं,
HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF बराबर क्या होता है आपको पता है। HCF वो संख्या होती है जो कि तीनों में हो। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो कि तीनों में है? दो पहले वाले में तो है, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में भी नहीं है। तीन की बात करें, तीन पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है और तीसरे वाले में भी है। तो तीन इसका क्या माना जाएगा? HCF। इसी प्रकार अगर हम LCM की बात करते हैं, LCM की, तो LCM देखा जाए, LCM वो संख्या होती है जो कि पहले दूसरे तीसरे सब में हो या ना हो, ठीक है ना। कॉमन है तो भी, नहीं कॉमन है तो भी, वो संख्या क्या मानी जाएगी? LCM। जैसे देखिए दो यहाँ पर है लेकिन बाकी किसी में नहीं, लेकिन हम इसको फिर भी LCM में लिखेंगे। और ये दो दो बार है, ठीक है। तीन देखिए, तीन सभी में है तो एक बार लिख लेते हैं। ऐसा नहीं कि तीन सभी में है तो तीन बार लिखना है, सभी में है तो भी एक बार लिखना है, नहीं है तो भी एक ही बार लिखना है, ठीक है। पाँच देखते हैं, पाँच भी एक में है, लिख लेते हैं। सात देखते हैं, सात एक में है, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम दो गुणित, ठीक है ना, दो गुणित तीन गुणित पाँच गुणित सात करेंगे, ठीक है ना, दो गुणित तीन गुणित पाँच गुणित सात, तो इन सब का जो गुणनफल है वो कितना आने वाला है? वो आएगा 420, ठीक है ना। अर्थात इसका LCM कितना हो गया? 420। तो फाइनल आंसर हम लिख देंगे HCF बराबर हमारा कितना आया है? 3, ठीक है। HCF बराबर 3, सॉरी, HCF बराबर हमको मिला है 3, HCF बराबर 3 मिला है। और LCM बराबर हमको कितना मिला है? LCM बराबर मिला है 420, ठीक। चलिए, तीसरी की पहली सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं। तीसरी की दूसरी सवाल जिसमें आपको क्या दिया गया है? 17, 23 और 29। सबसे पहले आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड इसके ज्ञात करने हैं, ठीक। अभाज्य गुणनखंड में 17 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणित 17। 23 का क्या होगा? 1 गुणित 23। 29 का क्या होगा? 1 गुणित 29। अब चूंकि एक लिखा नहीं जाता है, लेकिन मैंने यहाँ फिर भी लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि आप कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे कि एक आया कहाँ से है। तो एक का हम किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, अपनी स्वेच्छा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो किसी में कोई भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के। तो इसका LCM क्या माना जाएगा? एक। और सॉरी, HCF क्या माना जाएगा? एक। और LCM की बात करते हैं तो LCM वो होता है जो कि सब में कॉमन हो या ना हो। जैसे यहाँ पर एक देखा जाए, 17 देखा जाए, 23 और 29, ये सभी अपने अपने टर्म में है। जैसे 17 17 में है, 23 में 23 है और 29 में 29 है। तो इनका सब का आपस में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 11, 33, 3। ये क्या माना जाएगा? इसका LCM, ठीक है ना। तो HCF और LCM इसके भी निकल गए। इसी प्रकार 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 को देखते हैं। तो इसके भी सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 8 के क्या होते हैं? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1। एक लास्ट में लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। 9 के क्या है? 3 गुणित 3। और 25 के क्या है? 5 गुणित 5। अर्थात जब इसका LCM निकालेंगे, देखिए कोई भी संख्या किसी मैच ही नहीं कर रही। ऊपर वाले में सब में 2 है, नीचे 9 में सब में 3 है और 25 में सब में 5 है। कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही है ना, तो इस कंडीशन में इसके LCM क्या हो जाएंगे? HCF क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हम किसी के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, LCM की बात करेंगे तो LCM में वो संख्या आती है जो कि सब में कॉमन नहीं भी हो तो भी चलेगा। जैसे 2 किसी में कॉमन नहीं है, फिर भी सब 2 को हम लोग इकट्ठा लिख लेंगे। 3 की बात करें तो 3 को भी हम लिख लेंगे, और 5 की बात करें तो 5 को भी। अब जब सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 1800, 1800, ठीक है। चलिए चौथी सवाल देखते हैं। चौथी सवाल में बोला गया है कि 306, 657 का जो HCF है वो कितना है? 9 है, ठीक है ना। क्या है? 306 और 657 का HCF कितना है? 9 है, दिया है, ठीक है ना। LCM हमको इसका, इन दोनों संख्याओं का हमको क्या करना है? LCM ज्ञात करना है। बहुत अच्छे। अभी अभी हम लोगों ने एक सूत्र देखा था कि पहली संख्याओं का मतलब जो दो संख्याएं हमको मिली हों उन संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या PX जो हम लोगों ने माना था वो क्या है? 306 है। और दूसरी संख्या जिसको हम लोगों ने QX माना था उसको मान लेते हैं कि वो कितना है? वो है 657, ठीक है।
अब इन दोनों को हमको क्या करना है, सॉरी अभी HCF की बात कर लेते हैं। HCF भी हमको दिया गया है, तो HCF कितना है, 9 है। ठीक, PX हमको पता चला, QX पता चला और LCM पता चला, HCF पता चला। अब अगर 3 चीज़ें पता हैं और चौथी चीज़ नहीं पता है तो हम चौथी चीज़ को निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है, सूत्र है PX बराबर इंटू PX इंटू QX बराबर HCF इंटू LCM, है ना। PX कितना है, 306 है, इंटू QX कितना है, 657 है। ठीक, अब HCF कितना दिया गया है, तो HCF दिया गया है 9, हमने 9 लिख दिया। LCM कितना है नहीं मालूम है, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, LCM लिख देते हैं। अब देखिए ये दोनों तो यहीं पर रहेंगे, 306 और 657। ठीक, अब अगर हम इस 9 को देखें तो 9 को यहाँ से उठा के हम नीचे लिख सकते हैं और ये बचेगा LCM। ठीक है, अब इसको 9 से काटा जा सकता है, 9 से कौन कटेगा, तो ये पहला वाला भी कटेगा और ये 7 5 12 12 6 18 ये भी कटेगा, दोनों कट जाएंगे। तो पहले वाले को ही काट देते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27, 3 बचा, 27 3 बचा, 9 चौक 36, कितना आया 34। यहाँ पर 34 है और वहाँ पर क्या है 657, 657 और ये 34। अगर 657 और 34 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 22 33 8, और नीचे तो कुछ बचा नहीं है, एक है और एक हम लोग लिखते नहीं हैं, तो LCM बराबर हमको कितना मिल गया, 22 33 8। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे आंसर चौथी सवाल का। ओके, पांचवी देखते हैं। पांचवी कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए एक हमने यहाँ पर बात लिखी हुई है कि कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त हो, ठीक है ना, समाप्त होगी, जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगी उसके गुणनखंड में 2 गुणित 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 का गुणा करने पर ही 10 प्राप्त होता है और लास्ट में जो 0 होता है वो 10 का ही मल्टीपल होता है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमको क्या मिला है, 6 की पावर n, है ना, 6 की पावर n। अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ने की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 की पावर n लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर ना तो 2 तो है लेकिन एक भी 5 हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, तो जब एक भी 5 नहीं है तो 0 पर समाप्त कैसे होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो ऊपर प्रमेय हमने लिखा है कि कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होगी उसके गुणनखंड में 2 गुणित 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि चूँकि निम्नलिखित संख्या में, ठीक है ना, निम्न संख्या में ऐसे लिखेंगे, निम्न संख्या में या निम्न संख्या के गुणनखंड में, गुणनखंड में 2 गुणित 5 नहीं है, नहीं है, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होंगे। ठीक है ना, नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगले में क्या है, बोला गया है कि व्याख्या कीजिए, क्या व्याख्या करनी है कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है ना, मतलब साफ है कि ये संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं, और आपको रीजन बताना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं ही क्यों हैं, अभाज्य क्यों नहीं है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर इसको एक पार्ट में ए पार्ट में लिख लिया है और इसको बी पार्ट में। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो
तो ये जो संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी होती हैं वो एक पद मानी जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं मल्टीपल में लिखी गई हैं, तो ये सभी क्या है, एक पद में है और ये दूसरा पद है। तो इन दोनों पदों में अगर हम कॉमन की बात करें तो कॉमन हमको क्या मिलेगा, 13। ठीक है ना, 13 हमको क्या मिल गया, कॉमन। अगर 13 कॉमन है तो बचा क्या है, यहाँ पर 7 बचा है और यहाँ पर क्या है, 11। ठीक है ना, 13 तो कॉमन हो गया है और वहाँ से 13 निकल गया तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 13 गुणित, अगर हम 11 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा और 77 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 78। ठीक है ना, चूँकि यहाँ पर देखिए जो a है अपना वो दो भागों में डिवाइड हो रहा है ना, तो ये संख्या भाज्य तो है। अभाज्य संख्याओं का कोई भी गुणनखंड नहीं होता। इसमें देखिए 1 भाग 13 है और 1 भाग 78 है, अर्थात इसके भाज्य हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे इसका आंसर आप यही लिख देंगे। बी की बात करते हैं तो बी में ध्यान से देखिए, बी में यहाँ पर 5 है, ये पूरा एक पद है यहाँ से लेके आपका यहाँ तक, और ये दूसरा पद है। पहले पद में देखिए तो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 कॉमन लिया जा सकता है। अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है, 6 गुणित, सॉरी 7 से स्टार्ट है, 7 गुणित 6 गुणित 5 तो कॉमन हो चुका है, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 1। ठीक है ना, अगर हम इन 7 6 4 3 2 1 इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 5 और इन सब को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1008। ठीक है ना, प्लस 1 ये है, इसको लिख लेते हैं। टोटल कितना हो गया, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया, 1009। अब देखिए ये जो b है ये भी दो भागों में डिवाइड हो रहा है, एक खंड इसका क्या है 5 और एक खंड क्या है 1009, तो ये दो खंड मिल रहे हैं ना। अगर दो खंड मिल रहे हैं तो ये संख्या क्या है, भाज्य है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, अपनी भाज्य हैं, इसे आप दिखा देंगे, लिख देंगे नीचे। अतः दी गई संख्याएं भाज्य हैं। ठीक, चलिए 6वीं सवाल होगी। अब बात करते हैं 7वीं की। 7वें सवाल में क्या कहा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ठीक है ना, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान के चलिए ये क्या है, खेल का मैदान है, प्लेग्राउंड है। ठीक है ना, इसके चारों ओर एक खेल का मैदान है, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है ये क्या है, खेल का मैदान है। ठीक, ये खेल का मैदान है, ब्लू वाला पार्ट खेल का मैदान है। इस मैदान का चक्कर लगाने में, ठीक है ना, क्या करना है, इस मैदान का एक चक्कर लगाना है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने लगते हैं, 18 मिनट, यहाँ पर लिखा है सोनिया को 18 मिनट। ठीक है ना, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। मान लीजिए वे दोनों एक साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो बनाया गया है ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। सोनिया और रवि दोनों क्या करते हैं, इसी स्टार्टिंग पॉइंट से रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, इसका चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ करके एक ही दिशा में ये लोग चलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सोनिया इधर जा रही है रवि इधर जा रहा है, नहीं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि दोनों वो न्यूनतम समय बताइए, वो लोवेस्ट समय बताइए, वो कम से कम समय बताइए जबकि दोनों एक साथ फिर से मिलेंगे। तो हमको क्या करना पड़ता है, दोनों को एक साथ पर मिलाने के लिए हमको इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि वे दोनों एक ही स्थान पर, वे दोनों एक स्थान पर 18 तथा 12 के एलसीएम पर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 18 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, है ना।
चलिए 18 की बात करें तो 2 9 18 होता है, अर्थात 2 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है ना। 12 की बात करें तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। अगर हम इनके एलसीएम निकालने की बात करेंगे तो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है, देखिए एलसीएम वो संख्या होती है जो कि दोनों में कॉमन हो या ना हो। तो 2 देखिए दोनों में कॉमन है, एक 2 और भी है तो एक और 2 लिख देते हैं, 2 ठो अभी 3 है तो 3 लिख देते हैं। अब इन सब का एलसीएम कितना होगा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, टोटल कितना आएगा 36। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः सोनिया तथा रवि 36 मिनट, कितने मिनट, 36 मिनट बाद एक साथ होंगे, ठीक। चलिए तो इस प्रकार से आपका ये पहला जो चैप्टर है अर्थात 1.1 आपका पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। 7 सवालें थी, सातों को हमने अच्छी तरीके से देख लिया है। अब चलते हैं और आगे देखते हैं, ठीक, 1.2 के सवालों को। चलिए 1.2 के सवालों को देखने से पहले एक प्रमेय है 1.2, इसको देखना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि इसी प्रमेय पर आधारित सारे सवालें आगे होने वाली हैं। प्रमेय में क्या बोला गया है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। इसका कहने का मतलब सिंपल सा है कि यदि कोई संख्या है उसके वर्ग को विभाजित कर रही है तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। मान के चलिए संख्या क्या है, संख्या को मान लेते हैं 5, ठीक है ना, या 10 मान लेते हैं। संख्या क्या है 10, ठीक है ना, वो संख्या 10 है। और अगर हम बात करें कि वो संख्या जो 10 है वो 2 से विभाजित हो रही है तो इसका जो वर्गमूल है 100, ये भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा, ठीक है ना। इसी का जस्ट उल्टा अगर बात करें, कोई संख्या 100 है, अगर उसको 2 विभाजित कर पा रहा है तो 100 के वर्गमूल अर्थात 10 को भी वो संख्या विभाजित कर पाएगा, ठीक है ना। चलिए यही प्रमेय है। अब इसी प्रमेय पर आधारित ढेर सारी सवालें आपसे कुछ इस टाइप से पूछी जाएंगी कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे करके सवालें आने वाली हैं। चलिए तो ये कुछ उदाहरण के सवालें हैं, इनको आप अपने से कर लीजिएगा, उदाहरण पर हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर भी उदाहरण की सवालें दी गई हैं, यहाँ से आपकी प्रश्नावली है और इसमें 3 सवालें हैं, है ना। सबकी एक एक सवालों को मैं बताऊंगा, बाकी आप सवालें जो तीसरी में 2 सवालें हैं इसको आप अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले की। तो पहली सवाल यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले सवाल में सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, √5। क्या करना है, √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है, अपरिमेय। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ना हो, इस वजह से हमने इसको कम से कम समय में करने की कोशिश की है। इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा समय निकाल करके, आपका टाइम जाए ना जाए, मैंने इसको लिख लिया है, ठीक है ना। अब केवल समझाना मात्र है और ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सिद्ध क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इस जो हम परिकल्पना करते हैं इसके विपरीत कर लेते हैं और विपरीत करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि √5 जो है ना वो विपरीत परिकल्पना में ये मानते हैं कि जो √5 है वो परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय नहीं बल्कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम परिमेय सिद्ध करने की कोशिश करेंगे और अगर परिमेय सिद्ध हो गया तब तो जो उन्होंने सिद्ध करने के लिए बोला है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर परिमेय नहीं सिद्ध हुआ तो जाहिर सी बात है परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय, और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से √5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। अच्छा किस प्रकार से होगा, तो √5 = p/q, ऐसे कुछ लिखा जाएगा इसको, है ना, अगर ये परिमेय संख्या है तो। अच्छा इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर जिसको सहअभाज्य गुणनखंड कहते हैं, क्या कहते हैं, सहअभाज्य
गुणनखंड लिख लेते हैं, सह अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। अगर हम इसके सह अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो वो क्या है, a बाई बी है, ठीक है ना। क्या है, a बाई बी हो, जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √5 इक्वल टू a बाई बी। अब इसका b अगर हम इस तरफ ट्रांसफर कर दें तो √5b इक्वल टू a हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे तो इस 5 से करनी हट जाएगी, b का स्क्वायर हो जाएगा और a का भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब इस 5 को अगर हम नीचे भेज दें तो a स्क्वायर बाई 5। अच्छा, अगर ये ऐसा है तो इससे हमको क्या जानकारी मिलती है, इससे हमको जो जानकारी मिलती है वो ये है कि ये भाई साहब कहना चाहते हैं कि a स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, और विभाजित होकर आता क्या है, b स्क्वायर, है ना। ये तो इसका मतलब निकल रहा है, अर्थात 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो प्रमेय जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या कहता है कि यदि जो 5 है वो a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वही 5 a को भी विभाजित करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी, है ना। अर्थात 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है वो a को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर लिखा है ना, 5 a को भी विभाजित करेगा, है ना। अतः हम ये कह सकते हैं, माना अगर 5 विभाजित हो रहा है तो उसके भी 2 खंड होंगे, एक खंड तो 5 ही होगा, एक खंड तो 5 ही होगा, और दूसरा खंड क्या होगा, मान लेते हैं c है, ठीक है ना, दूसरा खंड c। चलिए, तो अब जो समीकरण 1 यहाँ पर हम लोग का बना था 5a स्क्वायर, यहाँ पर अब यहाँ पर a की वैल्यू रख देते हैं 5c, ठीक है ना। तो a के स्थान पर उसकी वैल्यू रख देते हैं 5c। अगर हम यहाँ पर 5c रख देंगे तो ध्यान से देखिएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 और c का स्क्वायर होगा c स्क्वायर, 25c स्क्वायर हो जाएगा। 5 से अगर इसको काट दें तो 5 एकम 5, है ना, यहाँ पर भी हम काट देते हैं तो 5 एकम 5 और इसको काटेंगे तो 5m 25, ठीक है ना। अर्थात b स्क्वायर बराबर क्या गया, 5c स्क्वायर। अब c की बात करें तो इस 5 को नीचे भेजना पड़ेगा, तो c बराबर b स्क्वायर अपान 5, ठीक है ना। यहाँ से ये क्या सिद्ध होता है, यहाँ से ये सिद्ध हुआ कि ये जो 5 है वो b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, अतः यह b को भी विभाजित करेगा। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि 5 जो है वो b को भी विभाजित कर रहा है और a को भी विभाजित कर पा रहा है, अर्थात a तथा b में एक से अतिरिक्त कामन है, एक के अतिरिक्त कामन है, मतलब दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अगर सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं तो इसको p बाई क्यू के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता, और अगर p बाई क्यू के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता तो जाहिर सी बात है वो संख्या जिसको हमने परिमेय माना है वो परिमेय नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय है। और हम लोगों ने कल्पना क्या की थी कि वो परिमेय है, अर्थात जो हमारी कल्पना है वो कल्पना का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, गलत परिकल्पना सिद्ध हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये तो रही पहली सवाल, 1.2 की पहली सवाल। अब बात कर लेते हैं 1.2 की दूसरी सवाल की। 1.2 की दूसरी सवाल में क्या कहा गया है, 1.2 की दूसरी सवाल में है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी हम विरोधाभास मानेंगे। मान लेते हैं कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको भी p बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको भी p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, a और b होंगे। तब इस कंडीशन में क्या होगा, 3 + 2√5 बराबर a बाई बी, है ना। अब इस 3 को उधर भेज देते हैं दूसरी साइड में, तो 2 + √5 इक्वल टू a बाई बी माइनस √3। अब 2/√5 बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 3। यहाँ पर इसका भिन्न की तरह अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनेगा, a माइनस 3b इक्वल अपान b। अब इस 2 को भी नीचे भेज देते हैं तो क्या मिलता है, a माइनस 3b अपान 2b किसके बराबर, √5 के बराबर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हमको कम सॉल्व करना है। कम क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि यहीं पर हमको एक आंसर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2 तथा 3, ये जो 2 और 3 दिए गए हैं, और a तथा b दोनों पूर्णांक हैं, है ना। अगर दोनों पूर्णांक हैं तो यह एक क्या है, परिमेय संख्या है ना।
तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको पता है, बचपन से पढ़ते हैं कि जो संख्या रूट में होती है वो अपरिमेय होती है। तो एक तरफ तो परिमेय संख्या है ना, इस तरफ क्या है, परिमेय संख्या है, और इस तरफ क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, दोनों बराबर ही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि यह एक विरोधाभास की स्थिति है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। चलिए, ये हो गई दूसरी सवाल। अब बात करते हैं तीसरी की। तीसरी में क्या कहा गया है, तीसरी में ध्यान से देखिएगा। तीसरी में बोला गया है 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो फिर से वही विरोधाभास की स्थिति हम लोग प्रकट करते हैं। मान लेते हैं कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो 1/2 = p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात 1/√2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका जो अभाज्य गुणन सहअभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, a/b होगा। ठीक है ना। हो तो इसको हम a/b के रूप में भी लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, क्योंकि हमको √2 चाहिए, 1/√2 नहीं चाहिए। तो पलट देंगे तो b/1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग कर देंगे तो यहाँ से कड़ी हट जाएगी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। b का स्क्वायर और a का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, a² को सामने भेज देते हैं, 2 को नीचे, तो a² = b²/2। यहाँ हमको ये पता चलता है कि जो 2 है वो b² को विभाजित करता है ना। जो 2 है वो किसको विभाजित करता है, b² को विभाजित करता है। अतः b को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना। अगर 2 b² को विभाजित करता है तो b को विभाजित करेगा। कौन सा प्रमेय है, तो प्रमेय है 1.2 प्रमेय में ऐसा लिखा है कि अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करती है तो संख्या उस संख्या को भी विभाजित करती है। अर्थात यहाँ पर 2 b² को विभाजित करता है तो b को विभाजित करेगा। तो अगर b विभाजित हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसका एक गुणनखंड तो 2 ही होगा, और विभाजित होने पर दूसरा खंड तो बनेगा, तो दूसरा c मान लेते हैं, है ना। अब जो पहला समीकरण यहाँ पर हमको दिया गया है, ठीक है ना, ये वाला, इसी समीकरण का यूज करते हैं। समीकरण पहले में क्या है, a² = b²/2 है ना। अब यहाँ b² की वैल्यू रख देते हैं। b² की वैल्यू कितने हैं, 2c, तो 2c का भी स्क्वायर होगा और /2। 2c का स्क्वायर क्या बनेगा, 4c²/2। 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 2, अर्थात बचेगा 2c²। क्या मिला, a² = 2c²। यहाँ ये बात हमको पता चलती है कि जो a² है, ठीक है ना, क्या है, जो a² है उसके बराबर है 2c²। मतलब a² 2 संख्याओं से मिलके बना हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनखंड है। अर्थात a भी अभाज्य संख्या नहीं है ना। अतः a एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है ना। अर्थात यह विरोधाभास है, ठीक है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, परिमेय संख्या नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे। तो आगे आपके केवल 2 सवालें हैं, ठीक है ना। 2 सवालें कौन कौन सी हैं, तो 2 सवालें हैं 7√5 और 6 + √2, ये 2 संख्याएं हैं। ठीक है ना। ये जो संख्या है इसको आप दूसरे सवाल की तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये जो दूसरी सवाल है ना जिसमें 3 + 2√5 था, उसी की तरह आप तीसरी को भी सॉल्व कर सकते हैं, तीसरी को। और ये जो 7√5 है इसको आप नॉर्मली जैसे हम लोग पहली और दूसरी को सॉल्व किए हैं, पहली और तीसरी को सॉल्व किए हैं, उस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं पहले की तरह। ठीक है ना। तो इसको आप पहले की तरह सॉल्व कर सकते हैं और इसको दूसरे की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने आपको खुद से करने के लिए रख दिया है, अर्थात ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है ना।
चलिए, तो आज के लिए आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म। लगभग हमने 50 मिनट का समय लिया है और उस 50 मिनट के समय में आपका एक चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। तो इतनी ही फास्ट और एक्यूरेट तरीके से अगर आपको अपनी मैथ का पूरा रिवीजन करना है तो हमारे चैनल PM क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप अपनी मैथ का पूरा रिवीजन कर पाएँ, ठीक है ना। जल्द ही ये आपको एक मैराथन के रूप में मिलेगी, जिसमें मुश्किल से 7 से 8 घंटे या 10 घंटे के अंदर आपको पूरी मैथ का रिवीजन मिलेगा, ठीक है ना। और आप लास्ट टाइम में अगर इसका रिवीजन करके जाएंगे तो यकीन मानिए आपको पक्का अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर और तैयारी करते रहिएगा, ठीक है, बाय।